ओके सर। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है कि आज हमने देखना क्या है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट प्लेस का एक रिलेशनशिप होता है एनएफटी का, और इसके दरमियान में आ जाता है हमारे पास मेटा डेटा। मेरे ख्याल से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तो सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अब। और क्या होता है एनएफटी, उसका मेटा डेटा क्या होता है, एक दफ़ा हम फिर शॉर्ट सा इसका रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग में भी। अच्छा, अगर जी हम बात उस्मान, सिर्फ करें एक तो सेकंड के लिए मैं रोकूंगा। मैं क्लैरिफाई सिर्फ ये करना चाहता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और सबके लिए भी कि एजेंडा वही है जैसा आपने कहा। मेरा ख्याल है हम यही चाहते हैं कि ऑब्वियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वो तो हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह आपने इंटीग्रेट किया उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन सी के साथ, उसके क्या स्टेप्स या चैलेंजेस हैं वो चीज़ें कुछ देख लें। और वही उसमें जाहिर है मेटा डेटा और वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम होगा तो मेरा ख्याल है हम वहाँ भी वो भी देखना चाहेंगे कि आपने उसकी वो जो डैप बनाई थी उसमें कुछ स्टेप्स या उसमें वैसे मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि उसमें जब हम वेब 3 पे जाएंगे तो शायद हमें और चीज़ें समझ आएंगी। इस वक्त ज़्यादा रेलेवेंट शायद ओपन सी के साथ है। बट दिस दिस इज समवॉट द एजेंडा जो मेरी नज़र में मेरा ख्याल है। जी जी, बिल्कुल अहमद भाई, हम वही करेंगे। बस मैं ये कह रहा था कि एक दफ़ा रिव्यू हो जाता थोड़ा सा जी कि जी जी, हमारे करें पास प्लीज स्मार्ट प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, और हम मार्केट प्लेस को उसमें कैसे देखते हैं, और इसमें मेटा डेटा का किधर रोल आता है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास सिर्फ इतना काम है कि ये क्या करता है, हमें कहाँ हेल्प करता है किसमें, ऑनर्स के लिए कि, और ट्रैक करता है कि हमारे एनएफटी जो हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं उसके ऑनर्स कौन कौन है। और ये मेन के हमारे पास अगर आईडी 0 है तो उसका ऑनर कौन है, ये हमें हेल्प करेगा इसमें। इसके अलावा अगर आईडी 1 है तो उसका ऑनर कौन है। इसके अलावा अगर हम ये और इसमें देखें तो ये और हमें क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसफरेबिलिटी। ये पेंटिंग सही नहीं लगा पेंट। अच्छा, एक तो ये हमें ट्रांसफर प्रोवाइड करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, हम इससे ऑनर्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो भी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, वो भी आपको ऑलरेडी मालूम होंगी कुछ। तो एक तरफ आ जाती है हमारी मार्केट प्लेस। ये सिंपली क्या होता है, हमारे पास इंटरफेस होता है, वेब इंटरफेस हो गया। तो इस पे क्या होता है कि हम अपने जो ये एनएफटीज हैं इनको लिस्ट कर सकते हैं इस पे मार्केट प्लेस पे, कि कैसे वो हम उधर बाय सेलिंग की ट्रांजैक्शन कर सकें या लिस्ट कर सकें। उस्मान एक इसमें मिनट रुकिएगा। मोस्टली ओपन सी रॉडिएबल। उस्मान जी एक जी। मिनट रुकिएगा, नोमान साहब जरा वो मुझे मैं फन एडमिन को दे दें ताकि मैं ये कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में थे तो मैं ऐड करता रहूँ। आप अपना प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी उस्मान प्लीज आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मार्केट प्लेस में हमारे पास ओपन सी है, रॉडिएबल जो मोस्ट कॉमन है, वेल नो। ये कम्युनिकेट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट करता है मार्केट प्लेस से। इसके अलावा हमारे पास थर्ड चीज जो आती है वो आती है हमारे पास मेटा डेटा, जो हमने करना होता है किसी थर्ड प्लेस पे उसको होस्ट करना होता है। मेटा डेटा इसको हमने कहीं होस्ट करना होता है, जो हमें प्रोवाइड करता है ये यूआरआई। अच्छा, अब जो ये हमारी मार्केट प्लेस है, इसने सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है इस यूआरआई से। लेकिन ये यूआरआई वो किसके थ्रू रिक्वायर करता है, वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट प्लेस है। इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली इंफॉर्मेशन होती है उसमें इमेज आती है, उसके अलावा तो भाई ये नेम म्यूट कर देंगे जो एक्स्ट्रा माइक ऑन है। और डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है। ये तो तीन चीजें मस्ट होती हैं हर एनएफटी के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मेटा डाटा में। तो ये चीजें हमें, ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीजें थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सॉरी आप भी चलिए अनम्यूट फिर। हो गए थे क्योंकि सबको किया था ना तो आप भी हो गए थे। हाँ, अच्छा,
ठीक हो गया। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्युनिकेट करता है मार्केट प्लेस से, और मार्केट प्लेस जो है वो कम्युनिकेट करती है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे मेटा डाटा से। मेटा डाटा जो है वो एक यूआरआई की सूरत में हमें जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कहीं उसको थर्ड प्लेस पे होस्ट करना होता है, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका नेम और इट उसके एट्रीब्यूट्स जो भी हैं। तो ये हम देखेंगे कि आज हम इनको कैसे एक मेटा डाटा कैसे बनाते हैं, उसको फिर कैसे हमने होस्ट करना है, और उसके अलावा फिर उसकी इमेजेस कैसे अपलोड करनी है, उसको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने कैसे इंटीग्रेट करना है, और फिर मार्केट प्लेस पे कैसे हमें उसको व्यू करना है। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे भी के सब एक से मिनट वाकिफ होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। भाई, ये आपने मार्केट प्लेस की बात की है ना, एक दफा फिर बता दें। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू हम करते हैं ऑनर्स को ट्रैक करते हैं। ओके, ऑनर्स के माइन के टोकन 0 ID जो है, 0 ID का NFT है, 1 ID है जिसकी, उसका ऑनर कौन है, उसके बाद 2 का ऑनर कौन है, 3 का ऑनर कौन है, ये सारी ट्रैकिंग हम करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है कि हम उनको ट्रांसफर कर सकें, कि एक ऑनर से दूसरे ऑनर को कैसे ट्रांसफर, एक ऑनर अपना NFT या अपना टोकन कैसे ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पर्सन को, फिर उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ये हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है। मार्केट प्लेस जो होती है वो एक सेपरेट प्लेस है, उसका एक सेपरेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना मार्केट का, जिस जो के इंटरेक्ट करता है ERC 721 जो भी NFT का कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड है उससे, और उससे इंफॉर्मेशन लेता है NFT की बेस्ड ऑन उसके एड्रेसेस जो भी होंगे। ये एक वेब इंटरफेस होता है, में हम बाय सेल कर सकते हैं, ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी फीचर होते हैं, हर मार्केट प्लेस के अपने अपने डिफरेंट फीचर हैं, राडिएबल के अलग हैं, उसके अलावा ओपन सी के अलग हैं। तो इसको मार्केट प्लेस को जो एक NFT के लिए रिक्वायरमेंट है, वो एक तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको चाहिए होता है उसका URI, यानी कि वो URI क्या है, URI क्या उसका जहाँ पे मेटा डाटा होस्ट हुआ पड़ा है, जहाँ से वो मेटा डाटा की इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर कर सके एक NFT के बारे में, उसकी इमेज, उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ETC, उसके एट्रीब्यूट जो भी हैं। अच्छा, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मार्केट प्लेस को URI प्रोवाइड करता है, और ये URI हमने होस्ट किया होता है। जो जितना भी मेटा डाटा है URI का, वो हमने होस्ट किया होता है किसी थर्ड सर्वर पे। उसके लिए हम PHP सर्वर को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी होस्टिंग सर्वर अपने PC का लोकल होस्ट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये हम नोड का सर्वर भी यूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट सर्विसेज हैं, हम चेक कर सकते हैं। API सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, IPFS है उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें आज हम IPFS क्या नहीं करेंगे, तो आगे इसके अलावा हमारे पास आ जाता है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तो सबको ये समझ होगी ना, बेसिक जो है उस्मान भाई एक NFT क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी। जी जी। अच्छा, ये जो मार्केट प्लेसेस हैं ये खुद से प्रोवाइड नहीं करती आपको स्पेस आपकी इमेजेस वगैरह अपलोड करने के लिए, या हमें जो है थर्ड पार्टी से ही सर्विस लेनी पड़ेगी? इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट केस है कि आपने अपना खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने खुद ही उसका NFT, आप एक कलेक्शन है, आप किसी डेवलपर के थ्रू उसको होस्ट करवा रहे हैं किसी भी जगह पे। एक होता है कि आप डायरेक्टली, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग नहीं पता, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि मैंने एक पिक्चर बनानी है, मेरे पास उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, उसके नेम है, आप नहीं जानना चाहते उसके टेक्निकली और उसकी सेल्फ डिप्लॉयमेंट में कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इससे डिप्लॉयमेंट करूँ। जैसे कि मोस्टली प्री सेल्स होती हैं प्रॉपर NFTs की, या मिंटिंग चलती है। लेकिन जो हम मार्केट प्लेस के अंदर जाके, जब हम ओपन सी के अंदर जाके एक NFT को मिंट करते हैं, तो उसमें जो भी होता है वो सारा जितना भी डाटा होता है वो उसके अपने सर्वर के थ्रू होस्ट होता है, वो खुद प्रोवाइड करता है लिंकिंग और उसका जितना भी डाटा है, क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए होता है। अच्छा, तो इसमें जो यानी टेक्निकल, दोनों केसेस हैं, जो हम समझे हैं कि दोनों केसेस हैं। अगर मुझे नहीं पता किसी चीज का लेकिन मैंने अपनी NFT लगानी है, तो मुझे वो मार्केट एक जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड प्रोवाइड कर करती है, देती है कि तो मैं उस पर आप, अपलोड करके वो लगा दूंगा। तो दूसरा केस ये है कि अगर कोई जैसे बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो क्या जी करती जी हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करती हैं, तो फिर उनको
पूरे का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बनाना होता है, जस्ट वो मार्केट प्लेस यूज कर रही होती है। बिल्कुल, मार्केट प्लेस तो ठीक वो ठीक है। ऑटोमेटिक एक मार्केट बन जाती है ना, जैसे कोई भी टोकन बनता है, ERC20 टोकन कोई भी बनता है, तो वो कौन सी एक्सचेंज लिस्ट करती है, वो एक्सचेंज उसको देख के उसका वॉल्यूम की बेस पे खुद ब खुद लिस्ट करती है। लेकिन NFTs में ये केस नहीं है। NFTs में ऑटोमेटिक जो है ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आप उसमें उसके सर्च इंजन में पेस्ट करते हैं तो वो खुद फेच करता है उसका डाटा सारा, आप उसको व्यू कर सकते हैं। यानी कि आपको एक टूल मिल जाता है अपने NFT को ग्राफिकली व्यू करने के लिए भी। एक मार्केट प्लेस का अंदर ये, उसके अंदर ये इंटरफेस प्रोवाइड होता है इसका ERC-721 का। जी अच्छा, ठीक हो गया। आगे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि एक बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ERC-721 का, NFT का। तो इसमें जो हम कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर हम बेस URI भी ले सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हम उसको सेट कर रहे हैं इधर कंस्ट्रक्टर में। नेम हम सेट कर सकते हैं, उसका सिंबल, उसका इनिशियल इन URI, और उसके जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो हम सेट कर सकते हैं सारे। ये इनिशियली कर क्या रहा है कि मिंट कर रहा है, जो डिप्लॉयर है उसको 5 NFTs मिंट कर रहा है। इधर हम सारा इसका इनिशियल इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या होगी, प्राइस क्या होगी पर NFT की, और एक यूजर मैक्सिमम कितने मिनट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये मिनट का फंक्शन है जिसमें वो इनिशियल जितने भी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स होती हैं कोई भी मिंटिंग से पहले, तो वो सारी इसमें दी हुई हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है वाइट लिस्टिंग का। अगर तो यूजर वाइट लिस्टेड है तो वो फ्री में मिंट करेगा, सिर्फ गैस की फीस पे करेगा मिंटिंग की। अगर नहीं है तो वो जो कॉस्ट है वो पे करेगा। उसके अलावा ये एक ओनर, एक वॉलेट में कितने NFT है उसका ऑनर, उसका जितना बैलेंस है वो शो करवाता है। उस्मान थोड़ा इसके अलावा स्क्रीन एक को ये जूम मेन कर जो होता है। लीजिएगा प्लीज। ओके ओके, ठीक है। आप हाँ ठीक है, या ये साइड पैनल्स और वो नीचे का जो है ट्रांजैक्शन पैनल वो चाहे बंद कर दीजिए। अच्छा, next। वैसे अब बेहतर है, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मेन फंक्शन आता है इसका, वो आता है की बजाय URI का। अगर आप ये जो प्लस का बना हुआ ना, ये जो जहाँ पे लाइन नंबर है इसके ऊपर जो प्लस बना हुआ है, इस क्लिक ओके करेंगे तो ये आपको स्क्रीन हिलानी नहीं पड़ेगी, आपकी ये टेक्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके ओके। अच्छा, ये टोकन URI जो है वो हमें रिटर्न करेगा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो भी ID है वो ID लेगा इसकी इनपुट, और उसको रिटर्न करेगा उसका जो URI होगा। अभी हम देखेंगे कि हमने कैसे URI को बनाना है। अच्छा, ये रिटर्न क्या कर रहा है कि एक तो करंट बेस URI जो हम सेट करेंगे इनिशियली, उसके बाद उसको कनकेट करेगा टोकन ID के साथ, और उसके बाद एक हमने बेस एक्सटेंशन सेट की हुई है स्टार्ट में, क्योंकि हमने जो मेटा डाटा लेना है वो एक जेसन फॉर्म में होना है। तो मैंने इसकी पहले ही एक्सटेंशन सेट कर दिया है कि ये भी एंड पे रिटर्न करे .json, कि हर एक फाइल की एक्सटेंशन है .json जिस फाइल को वो फेच करेगा। अच्छा, इसके अलावा मिंट का भी हो गया, टोकन URI, और सेट कॉस्ट के लिए कॉस्ट का फंक्शन है कॉस्ट सेट करने के लिए। उसके बाद मैक्स मिंट अमाउंट, ये सब जो नेसेसरी फंक्शन हो सकते हैं साथ में, पॉज करने के लिए, यूजर को वाइट लिस्ट करने के लिए, वाइट लिस्ट से रिमूव करने के लिए, और लास्ट पे विड्रॉ का, ये सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं किसी चेन पे डिप्लाई। लेकिन डिप्लॉयमेंट से पहले अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें, तो जब हम इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं तो ये रिक्वायर्ड कर रहा है हमें, मैं इसको रिक्वायर्ड डिप्लॉय करने जाता हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक नेम, एक सिंबल और एक बेस URI। अच्छा, अब बेस URI इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से होना चाहिए, हम बाद में भी उसको सेट कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम बेस URI इसको सेट कर लेते हैं।
तो बेस यूआरएल को सेट करने से पहले हमें उसको बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पोस्ट करना पड़ेगा किसी थर्ड प्लेस पे। पोस्टिंग करने के इसके डिफरेंट तरीकाकार है कि हम PHP सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हैं इसको, और इसके अलावा API सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कौन से सर्वर की डिप्लॉयमेंट चेक करना चाहेंगे, PHP पे लाइव वेब सर्वर पे या PC पे लोकल होस्ट पे भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ इसकी, कि आप लोकल होस्ट को कैसे, क्योंकि हर किसी के पास तो नहीं कि वो अभी पेइंग होस्टिंग खरीद सके, सब खरीदी भी नहीं होती सब ने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर लोकल होस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन लोकल होस्ट से होता है, उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि वो हम उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड में शेयर नहीं कर सकते, यानी कि मेरे लोकल नेटवर्क के लिए वो जितना भी मेरा लोकल नेटवर्क है, होम राउटर का है जितना मेरा, यानी कि मेरे जो मेन नेटवर्क जो मेरे घर का है उसमें, तो वो उस जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एक्सेस कर सकती हैं लोकल होस्ट को। तो लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं और आउटर वर्ल्ड, वहाँ फायरवॉल आ जाता है, वहाँ लोकल होस्ट हमारा शेयर नहीं होता। तो इसके लिए हम फिर एक टूल यूज़ करेंगे उसको भी, कि हमने अपने लोकल होस्ट को कैसे एक्सटर्नली वर्ल्ड में शेयर करना है। अच्छा, या उस्मान, अगर कोई ऐसी ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्विक कहीं और होस्ट कर सकें, प्रेफरेबली IPFS पे या कोई ऐसी जगह, कोई जिसमें हमारा बहुत टाइम ना लगे, क्योंकि हम सारे प्रोसेसेस को देखना चाह रहे हैं। ओके ओके। इसमें एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि हम मोरालिस का आपने सुना हुआ है? नाम तो सुना है, बस नाम तक ही सुना है मैंने तो। नाम सुना है, दर्शन नहीं हुई उसकी। अच्छा, हाँ। ऐसे ही चले है। हम हम लोग अच्छा मोरालीज चले को हम भी कोशिश एक्सप्लोर करते कर हैं कि सकते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर, और हम बहुत अट्रैक्टिव सर्वर है, उसके अंदर काफी मॉडिफिकेशन काफी भी आ ज्यादा रही वो हैं, जितनी भी और बहुत इजी टू यूज है वो। लेटेस्ट, हाँ बहुत इजी है। मैं उसी में हम ऐसे करते हैं कि हम सारा डाटा ना उसी में डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, मैं इधर एक आपको दिखा देता हूँ। उस्मान, अगर आप मोरालीज को यूज कर सकते हैं अभी, तो मोरालीज इज बेटर बेटर चॉइस एट दिस मोमेंट, क्योंकि अभी अगर हम लोग उसको स्टार्ट करना शुरू करें तो इसमें डिप्लॉयमेंट भी बहुत इजी है और वो हाँ इजी टू लर्न है। ओके, तो चले हम ऐसे ही कर लेते हैं कि हम मोरालिस को यूज कर लेते हैं। सही। अच्छा, मैं इधर आपको डाटा बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सा जाने वाला है जो हम पोस्ट करेंगे आज। ओके, ये हमारे पास एक मेटा डाटा भी है इसमें। ओके, तो ये हमारे पास 5 इमेजेस हैं, जेपैग, PNG, जो भी फॉर्मेट है इनका। उसके अलावा इसके बाद हमारे पास है इसका मेटा डाटा, सिंपल सा मेटा डाटा है। अभी हमने इसका क्या सेटअप करना है, ये मैंने एक टेस्ट किया हुआ था इसको पहले से ही। तो इसका हमने सेटअप करना है मेन बेस URI कि हमने वो कैसे लेना है। अच्छा, तो कोई भी टेस्टिंग सर्वर होता है, कहीं भी हम डिप्लॉय करते हैं तो उसका जो रूट पाथ होता है हमारे फोल्डर तक का जहां हमारा डाटा होस्ट होता है, उसके लिए हम वो इमेज का बेस URI ले लेते हैं। तो इसमें से हमने इसको मोरालिस के थ्रू करना है, तो मोरालिस गेटिंग स्टार्टेड विद मोरालिस में अगर हम जाएं तो मोरालिस में हमारे पास आ जाता है, उसका एक टूल है CLI, मोरालिस एडमिन CLI के नाम से है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नोड पैकेज मैनेजर का, तो सबको इन्फॉर्मेशन होगी। आप npm से हम अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, तो आप इसको यूज़ करते हुए यहाँ स्टार्ट इसकी ये मोरालिस की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको इसका मुकम्मल सेटअप मिल जाएगा। ये कमांड है, इसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अच्छा, इसके लिए करना क्या होता है कि हमने मोरालिस एडमिन CLI, इसकी हेल्प में हम जाएं तो हम एक हेल्प यूज कर सकते हैं डिप्लॉय का, कि हमने कोई भी
सर्वर है उसको डिप्लॉय कैसे करना, उसका डाटा है। अच्छा, सर्वर को डिप्लॉयमेंट से पहले रिक्वायरमेंट में जो आता है हमारे पास, ये उस चीज को पिक करेगा जिसमें कोई भी इंडेक्स HTML फाइल हो, तो हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं इसका एक न्यू ना बना दूं ताकि स्टार्ट से हो जाए। ये बेहतर तो यही है कि न्यू बना लें, हमें भी जरा थोड़ा आइडिया हो जाएगी। अच्छा, मैं इसकी मंसूब भाई, ये एक रेड लाइन आ रही है दो, ये बहुत इरिटेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये रिमूव हो सकती है किसी तरीके से? ये व्हाइट बोर्ड पे शायद किसी ने ड्रॉ थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे आप इसको किस तरह करना है? ये आई डोंट नो, कोई ऑप्शन शायद बीइंग द होस्ट आपके पास रमान हो भाई को गया। पता होगा, व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर दें उससे। हो हो गई, गया हो क्या गया। हो गई, मैं कर दिया मैंने। अच्छा, ये मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया वर्कशॉप 101 की। तो अब मैं इसमें कोड एडिटर को अपने को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक बिल्कुल एम्प्टी डायरेक्टरी है। तो अब इसको मैं अगर डिप्लॉय करना चाहूँगा उसके थ्रू, मोरालिस के थ्रू, अपना जो जेसन डाटा और जेपैक्स हैं या जो भी हमारे पास इमेजेस हैं उनको, तो उसके लिए जो उसका CLI टूल है पहले हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम उसको npm के थ्रू भी कर सकते हैं या yarn के थ्रू। मैंने इसमें yarn यूज करता हूँ, तो yarn ऐड मोरालिस। अच्छा, इसको हमने ग्लोबली इंस्टॉल करना है, वो हम इसके साथ -e भी पास कर देते हैं। तो वैसे ये मेरे ख्याल से yarn के थ्रू सपोर्टेड नहीं है, तो हम इसको npm के थ्रू ट्राई करते हैं। अच्छा, हमने कोई भी फाइल होस्ट करनी हो तो उसके लिए हमें एक HTTP सर्वर जो भी हमने रन करना है, उसके लिए सबसे बेस फाइल जो होती है वो HTML की इंडेक्स फाइल होती है। कोई भी सर्वर है वो उससे इन करता है, हमारे मीन के वो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी सर्वर को, हमारे जितना भी ऐप है उसमें एंटर होने के लिए। तो इसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ .html। अच्छा, ये मेरे पास कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसने वो चेक करके रोक दिया उसको। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कोई भी मेरे वेब पेज जो होगा इनिशली, मैं उसको इंस्टॉल करूँगा। ये सिंपल एक HTML फाइल है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सर्वर पे होस्ट कर दूँ मोरालिस के थ्रू। तो मैं इसके लिए जो कमांड यूज़ करूँगा, admin CLI डिप्लॉय तो उस्मान मोरालिस अभी admin कर देंगे, CLI। यानी अभी हमने वो इमेजेस वगैरह या वो चीजें नहीं डाली, वो मैं बाद में बताता हूँ भी? ना, हाँ वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, इसको अपडेट कर सकता हूँ। सही है सही है। तो ये मैं इसको देता हूँ, तो ये मेरे से मांग रहा है स्पेसिफिक मोरालिस API की। तो ये हमने जब इसको साइन अप करना है इसके वेबसाइट पे जाके, तो उधर हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट पे ऑप्शन आता है सर्वर्स का। इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, शायद लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लेते हैं। इस टाइम इंटरनेट भी कहता है कि मुझे ना ही तंग करो तो अच्छी बात है। अच्छा, स्क्रीन ये हो शेयर गया भी हो लॉग रही इन। होती है ना, और वो जाहिर है कॉल हाँ, भी है सारी। ओके। तो इधर सबसे पहले आप आएंगे तो ये तो मेरे पास पहले से बने हुए, मैं एक न्यू सर्वर बना लेता हूँ इधर। तो इसके लिए मैं टेस्ट नेट अब कोई भी ऐप कर सकता हूँ। नेम 101 के नाम से मैं एक कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको डिप्लॉय करने जा रहा हूँ रिंकी पे। ऐड इंस्टेंस, अरे ओके।
मैं इनके अब ये कहेंगे कि मुझे पेड़ खरीद लो। अच्छा मेरे पास इनिशियली यहाँ पे ऑलरेडी होगा कोई, तो मैं इसी में यूज करता हूँ। तो वैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो ये हमें इसका सर्वर यूआरएल और एप्लीकेशन आईडी जो हमें इनिशियली चाहिए होती है, तो मैं इसकी एप्लीकेशन आईडी ले लेता हूँ। ओके, अच्छा 101, तो इधर मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे कहता है एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। एपीआई की तो दे दी, अब एपीआई सीक्रेट मेरे ख्याल से मैंने वो पहले, ये सीएलआई की ये नीचे है, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, वो इनवैलिड कह देगा उसको। मैं इस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, डिप्लॉय को। अच्छा ये मेरी सीएलआई की एपीआई की आ गई, और ये सीएलआई का एपीआई सीक्रेट आ रहा है इसमें। API की अच्छा, वैसे ये एरर सुबह कल मैंने चेक किया था, कल तो नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये एरर रिटर्न कर रहा मुझे, शायद लिमिट की वजह से कर रहा हो। इसका ना पूछें, ये एमबीडी बहुत मसला करता है। हाँ, क्योंकि वो कोई इसका मेरे ख्याल से लिमिट का इशू होगा कि मैं लिमिट एक्सीड कर गया हूँ, तो इसमें कुछ हम डिलीट करके देख लेते हैं। ये मैं इनको डिलीट कर ही देता हूँ। मैं सुबह ही कुछ याद आया एरर से आपको? मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा। ये एरर जी जी बिल्कुल, ये बात आ रहा है। क्योंकि मैंने कल ट्राई किया था, कल बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसके ऊपर मैंने अभी एक एनएफटी होस्ट भी किया हुआ है, वो चल भी रहा है, उसका मेटा डेटा सारा। सुमन भाई दूसरा सर्वर देख लें जो आपने दूसरा बनाया हुआ है, शायद वो ओके हो। अब दूसरा भी ये है कि हम अपना पर्सनल जो भी होस्टिंग सर्वर जो हमारा ट्रेडिशनल चलता है, इनके मेरे पास जैसे एक होस्टिंग अभी चल रही है। नहीं, मोरालेस का ही दूसरा नहीं, अगर चल मोरेलेस जाता में है आपने 3 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं ना, तो माई बॉट वाला या कोई और देख लें। वो मेन नेट पे है, बाकी 2 मेरा ख्याल टेस्ट नेट पे है, तो उनमें टेस्ट नेट में से कोई एक चलता मैं ये कह रहा था कि एक तो मूव कर दूँ, तो न्यू बना लेते हैं हम। क्योंकि आगे कल मैं इसके लॉगिंग चेक कर रहा था, तो लॉगिंग भी नहीं कर रहा था बैकएंड पे। सर्वर टाइम ले लेते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें अभी चूज कर सकता हूँ कि मैं किस पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं वर्कशॉप पे चूज कर लेता हूँ 1 के साथ। तो इसने मुझे एक यूआरएल दे दिया है कि मेरी साइट इस पे अवेलेबल है। अब मैं इसको इस लिंक के साथ व्यू भी कर सकता हूँ। ये 1 का क्या मतलब है, आपने जो 1 लिखा है? इनका वो मैंने ये जितने ये मेरे पास जैसे मैंने इसको सीएलआई की एक्सेस दे दी एपीआई की के थ्रू, तो उसने मुझे ये मेरे 2 सर्वर जितने मैंने सर्वर क्रिएट किए थे ना, तो उनकी लिस्ट बता दी। ये देखिए अगर आप, तो उसने मुझे 0 के साथ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ माई पार्ट, और 1 के साथ वर्कशॉप 101।
जिसको मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया 1 के साथ, तो इसने इसको सिलेक्ट करके इस पे डिप्लाई कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये मैंने हेलो सिंपल लिखा हुआ है HTML फाइल में, तो वो ये चल पड़ी है, ये होस्ट हो गया, सबके लिए विजिबल होगी। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इस लिंक को ना साथ में चैट में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि साथ साथ सब जेसन का इसका डाटा भी जब हम इसमें ऐड करें तो वो भी व्यू कर सकें। अच्छा, अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने अपना साथ में होस्ट करना है डाटा भी, जो भी हमारे PNG फाइल्स हैं और जो हमारा मेटा डाटा है उसको। तो मेटा डाटा जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, मैं उसी को ले लेता हूँ। वो था मेरे ख्याल से इस फाइल में, हाँ ये ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें तो नहीं ना इशू, ये तो नहीं ना स्टार्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सबके पास होगा ऑलरेडी। अच्छा उस्मान भाई, ये क्वेश्चन है, आप ये जो मेटा डाटा कॉपी कर रहे हैं, हर जो आपकी फोटो है, ठीक है, उसके लिए एक जेसन फाइल सेपरेट से बनाई हुई है? जी जी, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो आप API सर्विस को यूज़ करेंगे कि जो एक आईडी को रिक्वेस्ट करेगा, तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक ही फाइल में, उसको रिटर्न करता है। लेकिन जब आप सही है। होस्टिंग सर्वर को यूज़ करते हैं, नॉर्मल API को नहीं यूज़ करते, तो API कॉल में आप उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको, तो उसमें आपको हर एक की इंडिविजुअल बनानी पड़ती है, क्योंकि आपने एक आईडी को कॉल करना है, तो आईडी के साथ उसका पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सिर्फ उसी आईडी का। ठीक है। तो हम मोस्टली क्या कहते हैं कि जब हम उसको नॉर्मली होस्ट कर देते हैं, तो वो API नहीं होता। तो जब हम उसको API के थ्रू नहीं कॉल करते, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जो URI है वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, पूरी की पूरी जेसन फाइल। तो उसमें कोई ऐसा वो विदाउट API कोई ऐसा फीचर नहीं आ सकता। तो इसलिए फिर हमें इसको सेपरेट सेपरेट रखना पड़ता है। तो ये कॉपी कर लेता हूँ, ये वर्कशॉप 101 इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी फाइल्स मैंने ऐड कर दी हैं, कि यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा अभी फाइनल हो गया सर्वर। अब मैं इसको अपडेट कर दूँ दोबारा से, ताकि मैं इनको एक्सेस कर सकूँ। अच्छा, इसको मैं दोबारा डिप्लाई करूँगा। इसमें एक मसला आना है कि मेरा जेसन URI अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा न्यू URI होगा बेस, इनको मैं सब जेसन फाइल्स में अपडेट कर देता हूँ। अगर मेरे पास अपनी होस्टिंग हो तो मुझे फिर मोरलेस की फिर भी ज़रूरत है या नहीं? जैसे मेरे पास अपनी वेब होस्टिंग है और नहीं, डोमेन अवेलेबल है तो। फिर नहीं, फिर नहीं। मैंने वो जो किया वो मैंने अपनी होस्टिंग पे किया हुआ। हाँ, वो मैंने देखा था, आपका जो है वो उसमें हम पर्सनल डोमेन सिंपल थी। वो, हाँ वो उसमें आप सिंपल क्या करते हैं कि आप जैसे अपलोड करते हैं किसी भी उसके थ्रू, फाइलज़िला के थ्रू आप अपलोड कर सकते हैं, या हाँ, डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं सही। इंटरफेस को यूज़ करते हुए। तो वो आपका उसमें अपना हो सकता है। ओके। तो ये मोरालिस, मोरालिस होगा जब आपके पास होस्टिंग अकाउंट नहीं हो और आपको फ्री हाँ यूज। फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। चल, तो ये हमने सबका इमेज का बेस URI अपडेट कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से ये पुश होने के लिए रेडी है हमारा न्यू डाटा। इसको हम दोबारा करते हैं, ये दोबारा से API की रिक्वायर्ड करता है। इसका ये फीचर भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगा कि हमें हर दफ़ा CLI की और वो देना पड़ती है, API की और secret। हाँ, ये उसी URL पे करेगा या URL चेंज हो जाएगा? नहीं, उसी पे करेगा, उसी पे करेगा मेरे ख्याल से। ये उसी पे करता है जो पहले इसने रिटर्न किया होता है, हमें उसी पे अपडेट सही। कर देता है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, अपलोड कर रहा है सारा डाटा, इसी URL पे आएगा। URL पे इधर ओपन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वही URL आया ना जो हमारे पास ऑलरेडी था।
हाँ वही। तो मैं अगर ओपन करूँ तो अब मेरे ख्याल से मेरा डाटा विजिबल होना चाहिए। हाँ ये देखिए अब मेरा डाटा होस्ट हो चुका है। अब मैं अपनी कोई भी इधर आईडी पास कर सकता हूँ इसके साथ जेसन। तो 2 के साथ करूँ वाली आ जाएगी। इसके अलावा अब मैं पीएनजी भी देख सकता हूँ अपनी, ये भी होस्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल ये भी हो चुकी हैं। ये हमारा सर्वर अब ओके हो गया, हमारे पास ये बेस यूआरएल आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमने आईडी पास करनी है और एक्सटेंशन पास करनी है, तो वो विजिबल हो जाएगा। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें हम ये बेस यूआरएल सेट कर देते हैं। अब दो मोरालिस का बेस यूआरएल हमारे पास ऐसे रिटर्न हो गया। तो इसके अलावा स्ट्रिंग नेम में हम क्या नेम कर सकते हैं? के भी अकाउंट नंबर मैं एक सेपरेट अकाउंट इसका यूज कर लेता हूँ जिसमें कोई भी नहीं बैलेंस। न्यू अकाउंट है फ्रेश। अच्छा अब मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लाई होता है। हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं, एड्रेस पेस्ट किया तो डाटा फैच नहीं किया। हाँ अब आ गया। ये 23 सेकंड अगो ये बनी है ट्रांजेक्शन। तो अब इसको हमने देखना इसका मेटा डाटा और इसको ओपन सी की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ तक तो सब ओके, हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूआरएल आ रहा है वो ठीक आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने वॉलेट में चेक करूँ तो टोकन 5 मिनट हुए हैं ना फर्स्ट, तो पहले 5 का मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है रिटर्न। हाँ बिल्कुल ये जेसन रिटर्न कर रहा है मुझे। क्या ये यूआरएल काम कर रहा है? जब मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँ तो हाँ बिल्कुल ये मुझे जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर। अब इसको हम ओपन सी की तरफ लेके चलते हैं कि हमने कैसे ऊपर जाना है। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये। ओपन सी में कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सप्लिसिटली हमें कोई टोकन लिस्ट करना पड़ता है या एनएफटी ऑटोमेटिकली वो जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्लॉकचेन से उसको करंट जो भी हमारा नेटवर्क होता है उससे उठाते हैं। तो जिस नेटवर्क पे ओपन सी डिप्लॉयड है, इनके भी इसका एक टेस्ट नेट डिप्लॉयड है। तो हम देख लेते हैं कि ये इसने स्टेप रखे भी हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए आपने फिर हमें कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। मुंबई रिंग उसके लिए है, पॉलीगॉन के लिए ये पता नहीं इसका नहीं मुझे तो इन्फॉर्मेशन। ये रिंग के भी हमने रिंग के भी दिया है। इधर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करता हूँ, सबमिट करवाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आता हूँ। ये ओपन सी पे जो अभी आप लिस्ट कर रहे हैं इसके लिए पहले ओपन सी का अकाउंट होना चाहिए या सिर्फ कॉन्टैक्ट एड्रेस ही देंगे तो ये हो जाएगा? कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए आपको। एड्रेस की भी आप इसको डायरेक्टली इस पे भी जाके दे सकते हैं। सुमन भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आप शेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस उसमें चैट में हम लोग ओपन कर लेते हैं इधर।
कॉन्ट्रैक्ट में इसको सेव कर देते हैं, ये चैट में सेव कर दिया। और ये हमारी कलेक्शन जो है ये भी आ गई है, ये हमारा कलेक्शन का यूआरएल होगा, ये भी मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये इसने मेटा डाटा उठा लिया हमारे टोकन का जो हमने डिप्लॉय किया था, तो इसने सारा डाटा उठा लिया। बहुत अच्छी किस्मत है कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उठा लिया, कि मीन के डिले नहीं किया, क्योंकि कल मैंने जो डिप्लॉय किए थे उनका उसने मेटा डाटा आज उठाया, इतना उसने डिले किया। तो लेट कुछ कॉन्ट्रैक्ट का ये डाटा उठाते हुए बहुत टाइम लगा देता है, वो इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन हम टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं कि क्या हमारा जो मेटा डाटा वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए इसका एक टूल है कि आप इस यूआरएल पे जाएं, हाँ ये इस पे आपने क्या करना है कि इधर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रखना है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने जो रिसेंटली डिप्लॉय किया। उस्मान, हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ये जो टूल है वो है, ये क्या कहलाता है या ये कहाँ है? मैं आपको बता देता हूँ, ये यूआरएल मैं शेयर कर देता हूँ। ये इसका यूनिक यूआरएल है एपीआई का, कि ये इसका जो अपना इंटरनल एपीआई है वो कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं आपके जेसन सर्वर से। तो मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ, आपने वो लिंक सेव कर लेना है। इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि आप इस तक पहुँच सकें कहीं गाइडलाइन में। तो ये मेरे ख्याल से नौमान भाई, मंसूब भाई, जो भी ये चैट भी सेव कर दीजिएगा, फिर अगर अपलोड होगा तो फिर चैट भी साथ ही उसके कर देंगे। जी ये लिंक बिल्कुल, है मेरे पास मैंने अभी। अभी तक की तो चैट सेव कर ली है, बाकी भी कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। ये जो टेस्ट नेट एपीआई OpenSea.io API वर्जन 1 ये एसेट, जो इसके वीडियो बाद अपलोड हमारा होगी ना उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा इस यूआरएल को और एड्रेस को। इधर हमने कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करना जी, होता है, थैंक यू। ओके, और इधर हमने करना है अपना टोकन की आईडी, इनके अच्छा। हमारे टोकन की आईडी। अगर मैं इधर 1 करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये एपीआई इसका OpenSea का ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, और उसके साथ मुझे वो जेसन का यूआरएल इसका रिटर्न कर रहा है, यानी कि मेरा डाटा पीछे वैलिड है। अगर मैं इसको कॉल करूँ 6, जो कि मेरा अभी में भी मिंट भी नहीं हुआ, तो उसका पीछे जैसा भी नहीं है, तो उसने सक्सेस क्या कर दिया, फॉल्स, कि ये इसके बैकएंड पे ये टोकन भी नहीं है और उसका यूआरएल भी नहीं है। इसके अलावा एक और एरर भी आता है, वो इसमें जो नहीं आ रहा, मैं इसका इधर कोई और कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ जिसका अभी इसको पेस्ट विजिबल कर ना हो। दीजिएगा जरा मैसेज के ऊपर। मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आप डिबगिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि क्या हमारा जो जेसन डाटा है वो एक्सेसिबल भी है कि नहीं है। ब्रो, मेरा क्वेश्चन है, मैंने चैट में पेस्ट किया है। Like if a new user mints a token and it lives on OpenSea automatically, हाँ अब कोई भी मिंट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ अगर हमारा पीछे उसका मेटा डाटा पड़ा हुआ है तो वो उस मेटा डाटा को लेगा, और ये जो OpenSea है तो ऑटोमेटिकली यूजर को वो विजिबल हो जाएगा। इसमें ये है कि हमने एक ही दफ़ा मेटा, लेकिन अब मैंने मेटा डाटा ही जब पोस्ट किया है वो 5 टोकन्स का है, तो जब तक मैं नेक्स्ट अपडेट नहीं करूँगा तो वो फैच नहीं कर पाएगा। तो 5 का तो मेटा डाटा अवेलेबल है बैकएंड पे, लेकिन नेक्स्ट जो टोकन आईडीज आएंगी उनका अब अगर मैं अपने सर्वर का जो यूआरएल है इसमें पेस्ट पास कर देता हूँ जो मेरी पीछे अवेलेबल ही नहीं है, तो ये 404 रिटर्न करेगा मुझे कि उनके बैकएंड पे ये फाइल ही नहीं होंगी। तो ऐसे ही जब OpenSea भी इसको कॉल करेगी तो वो फाइंड नहीं कर पाएगी, तो फिर वो यूजर को विजिबल नहीं होगा। बैकएंड पे आपका जितने टोकन आपके मिंट हुए हैं उनका मेटा डाटा अगर अवेलेबल है तो वो यूजर्स को एक्सेसिबल है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने इसको डिप्लॉय कैसे करना है मोरालिस के थ्रू। एक दफा ये OpenSea का टेस्टनेट जो इसका लिंक दिखा दें जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट किया है। ओके, जो एपीआई का वो एक तो चैट में भी मैंने पोस्ट कर दिया हुआ है, और ये है जहाँ पे हम इसको
टेस्ट कर सकते हैं इसके एपीआई को। नहीं टेस्टनेट ओपन सी का API जो था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने अपना रिंग वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का हाँ, एड्रेस ये प्लेस रिंग किया के था। ये रिंग के वी का है, ये रिंग के वी का है। यहाँ से आप अपने रिंग के वी के कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। ये भी मैं पेस्ट कर देता हूँ चैट। तो ये आपका रिंग के वी का टेस्ट नेटवर्क है। बट इस पे ये जब आप जाके मैं डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ, जब क्रिएट करता हूँ, वो मुझे कहता है अपने मेटामास्क से लॉगिन हो, क्या ऐसा ही है? वो मेटामास्क का कनेक्शन कहता है कि वो आपका मेटामास्क कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए आपके अकाउंट के साथ। हालांकि मेरा ये अकाउंट कनेक्ट नहीं है, मैं इसको सब अकाउंट्स को डिलीट कर दूँ अगर, तो विदाउट कनेक्शन भी ये काम करती है ओपन सी। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके पास वो कनेक्टेड साइट्स में अगर मैं ओपन सी को रिमूव कर दूं, ये डिलीट कर देता हूँ डिस्कनेक्ट सब वॉलेट से, ताकि किसी भी नहीं, वॉलेट से बेसिकली ये कनेक्ट आपको ना कर मेटामास्क पाए। कनेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आपको इंटरेक्शन करनी पड़ती है ओपन सी के प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि बिल्कुल, जब आप उसको करना ओपन चाहते सी हैं। के प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन करने के लिए, वो ईथर गैस कंज्यूम वगैरह करने के लिए आपको मेटामास्क या कोई वैलेट अटैच करना जरूरी, कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक हो गया। बस एक थोड़ी सी एक चीज मैं नहीं समझ सका, जब आपने रिंकेबी पे अपना कंट्रैक्ट अपलोड कर दिया, ठीक है, उसके बाद कंट्रैक्ट एड्रेस आपने वहां से कॉपी करके फर्स्ट टाइम जो टेस्टनेट ओपन सी का जो है उस पे आके पेस्ट किया था, वो कौन सी जगह किया था? वो कहीं पे भी आप उसके सर्च पैनल में पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक मिनट आपको दोबारा से इसको दोबारा कर देता हूँ आप प्रोसेस तो। जिसके साथ वो ओपन सी के साथ इंटीग्रेट हो गया था। एक वो भी थी, उसमें भी हम देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी हम पेस्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल में आप पूछना चाह रहे हैं कि जिससे डायरेक्टली वहाँ पर एड्रेस अच्छा, पेस्ट करके इसको अभी हम वेरीफाई करवाया मेटामास्क था, से कनेक्टेड कोड को नहीं है इसके वेरीफाई लिए, जो तो मैं करवाया था शायद। नहीं वो अलग चीज कह रहे हैं। नहीं, वो मुझे वेरिफिकेशन वाला नहीं। वो ये कह रहे हैं गेट लिस्टेड ऑन ओपन सी, इसका ये एग्जैक्टली यूआरएल है। ये चीज। हाँ, वो ये चीज कह रहे थे कि आपने कैसे लिस्ट करवा। इसका लिस्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, बस वो एक आपको यूआरएल रिटर्न करने के लिए आपने अगर इस चैन का डाटा देखना है तो इस यूआरएल पे जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैं लाइव टेस्टनेट पे जाता हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट पे लाइव है, तो इधर मैं अपनी टेस्टनेट चेन सेलेक्ट करूंगा और अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, अभी ठीक हो गया। तो ये मैं सबमिट करूंगा तो ये भी मुझे उसी यूआरएल पे ले जाएगा, जहाँ पे मेरी कलेक्शन का जो यूआरएल बनेगा ना कलेक्शन का, उसी पे ले जाएगा। अच्छा उस्मान, तो यहाँ पे ऐसा सिर्फ आप जो है मिंटेड टोकन ही आपको ये होस्ट करेगा, जो आपने अभी मिंट नहीं किया उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही जाना पड़ेगा दोबारा? बिल्कुल, जब तक टोकन की बैकएंड से आईडी नहीं आएगी। अगर अब मैं टोकन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अब एक टोकन मिंट ही नहीं हुआ, उसको मैं कहता हूँ टोकन 6 का मुझे यूआरआई रिटर्न करे, तो हाँ सही है, वो तो नहीं मिलेगा आपको, वो तो लेकिन नहीं आप मिलेगा। मिंट के लिए आपको कभी कॉन्ट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा वापस। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अलग इंटरफेस चाहिए फिर, ये बिल्कुल आप वो तो अब डैप के थ्रू करें। बिल्कुल वो आपका जो भी फ्रंट एंड ऐप होगा उसके थ्रू, या जैसे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल करनी है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको आप कॉल करेंगे, उसके पे मिंटिंग होगी, और जो जो टोकन मिंट होता जाएगा, अगर उसका पीछे बैकएंड पे वो मौजूद है उसका मेटा डाटा और उसकी इमेज वगैरह सारी जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, तो वो आपको ओपन सी पे विजिबल होता जाएगा। हाँ, ये होता है कि आपको बाज़-औक़ात ये जैसे ही आप इसको लिस्ट नहीं करते, लिस्ट करते हैं, आपका मेटा डाटा अवेलेबल भी होता है, तो आप क्या इधर कुछ भी आ नहीं रहा होता, इनके खाली पिक्चर्स आ रही होती हैं, लेकिन आपका मेटा डाटा एक्चुअली ये शो नहीं कर रहा होता, डमी पिक्चर्स आ रही होती हैं। तो उनके लिए भी ये इसका मैंने आपको ये टूल बता दिया कि इधर आप जैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे, तो वो उसके साथ आपने जो आपने टोकन मिंट किए हुए हैं वो एंटर करेंगे। जैसे मैं अभी 5 का एंटर करता हूँ, तो ये टोकन आईडी 5, तो इसका मुझे ये रिटर्न कर रहा है जेसन ऑब्जेक्ट कि ये वैलिड है, ट्रू वैलिड इसने ट्रू कर दिया, और इसकी टोकन यूआरआई भी इसने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो अ, हमारा मेटा डाटा है वो एक्सेसिबल है ओपन सी के लिए, यानी कि वो सही से डिप्लॉय हो चुका है, उसमें कोई एरर नहीं है।
अगर तो इधर कोई एरर रिटर्न कर रहा है तो वो प्रॉपर एरर भी देगा कि इमेजेस विजिबल नहीं है या कुछ भी नहीं है। उस्मान, एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं, इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जैसे 6 नंबर ऑफ टोकन अभी अवेलेबल नहीं है, अब 6 नंबर जी टोकन को अपलोड करने के लिए किस तरह मिंट किया जाएगा? कोई इंटरफेस हमको बनाना पड़ेगा या हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में जाके मैनुअली इसको करेंगे ऐड? वो जो है वो इसका प्रोसेस एक सिंपल है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक फंक्शन है मिंट का। आप उसको या तो इनिशियली भी आप सप्लाईमेंट कर सकते हैं कि मैं यहाँ 5 की बजाय 10 या 20 या 1000 जितनी बड़ी मैक्सिमम सप्लाई मैंने रखी है उतनी मिंट करवा दूँ। मैंने बस यही पास करना था तो सारी ऑनर के एड्रेस पे मिंट हो जानी थी। अब मैंने एक इंडिविजुअल प्रोसेस रखा हुआ है कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करे, ये पब्लिक फंक्शन है, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसके पास टोकन मिंट होता जाएगा। उसमें मैंने क्या रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं कि अगर तो वो वाइट लिस्टेड है तो वो फ्री में मिंट करे, अगर वाइट लिस्टेड नहीं है तो वो उसकी कॉस्ट पे करेगा। तो कॉस्ट जो है तो वो कहाँ से लेगा, हमने जो इधर इनिशियल कॉस्ट यानी मैंने इधर इनिशियल कॉस्ट 0.01 रखी हुई है। तो अब मैं एक टोकन को मिंट कर सकता हूँ। अब मिंट के लिए मुझे एक इंटरफेस चाहिए जो जहाँ से मैं उसको कॉल कर सकूँ अपने मेटामास्क को, या जो भी मेरा वेब3 का फंक्शन है इसको मैं वेब3 लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए डी ऐप में यूज़ कर सकता हूँ, या यहाँ मुझे इसने एक डी ऐप बना दिया हुआ है जितने भी मेरे फंक्शंस हैं उनके साथ इंटरेक्शंस के लिए। तो इधर मैं एक मिंट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। तो इसमें मुझे एड्रेस पेस्ट करना पड़ेगा। इस एड्रेस को मैं मिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ और मिंट अमाउंट मैं इधर ऐड कर देता हूँ 1। कंप्लीट करता हूँ तो गैस एस्टिमेशन तो ये अभी एरर आ रहा है, किस चीज़ का एरर है वो हम ट्रैक कर लेते हैं। तक मेटामास्क कनेक्ट है। मेरा वो सेल का फॉल्स है, ये भी एरर क्या है सब वैसे इसको ये रिटर्न नहीं करना चाहिए था। कैसे मिंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, एड्रेस कहीं इस वजह से तो नहीं कि मेटामास्क कनेक्टेड नहीं है, या है मेटामास्क कनेक्टेड? कनेक्टेड है वो। ये फंक्शन पेएबल है, इसमें आपको वैल्यू सेंड करनी होगी। नहीं, हाँ, ओनर के वैसे अकाउंट से नहीं थे मेरे ख्याल में। ओनर है ना, तो ओनर को फ्री में, हाँ वो आ गया भाई ने वो ठीक बात की है कि फंक्शन पेएबल है, तो इसके साथ जब तक हम ईथर की ईथर नहीं अमाउंट भेजा अटैच आपने। नहीं करेंगे तो हाँ वो बिल्कुल वो ट्रांसफर, लेकिन ओनर के लिए वो फ्री में मिंटिंग है क्योंकि इफ मैसेज सेंडर ओनर नहीं है तो ओनर है तो उसके लिए वो फ्री में उसको मिंट कर देता है स्टेटमेंट के थ्रू। ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये मैंने अभी ऑनर के एड्रेस से मिंट किया तो ये मिंट हो रहा है, लेकिन इसको मैंने सेंड दूसरे एड्रेस पे किया तो क्या उससे रिसीव हो जाता है। हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं। जब मैं उस एड्रेस में जाता हूँ एड्रेस तो मैंने मिंट किया ना, ट्रांजेक्शन रिटर्न हो गई। इसको देख लेता हूँ कि ये जो टोकन स्विच एड्रेस है इसके पास ही पूछते हैं वही इनटू के हैं। तो इसमें अभी टोकन अभी तक नहीं आया। इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं हम, इसमें बैलेंस आ गया कि नहीं। हाँ इसका बैलेंस बता रहा है कि इसमें बैलेंस है कि
ये ओपन सी पे इसके वॉलेट में इसका आपके पास मीडिया और जेसन अवेलेबल नहीं है, शायद इसलिए नहीं उठा रहा है। वो उसको उठाना चाहिए था कि मुझे इसको इधर शो कराना चाहिए, लेकिन बाद बात ओपन सी थोड़ी देर बाद शो करवाती है डाटा। ये आ गया, देखा है टोकन नंबर 6 PID-NF-1 का 6 टोकन है, इसका पीछे मेटा डाटा नहीं है। अब अगर मैं इसका पीछे मेटा डाटा ऐड कर दूं तो वो मुझे ये विजिबल हो जाएगा। वो भी हम करते हैं, इसको ट्राई कर। अब इस टोकन को मैं इधर टेस्ट करता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा वही है। तो अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कहता है कि नहीं जी, टोकन यू आर रिसीव 404 रिस्पांस फ्रॉम फॉर 6.json। इसका मुझे पीछे से रिस्पांस नहीं मिला, इसका जेसन मेटा डाटा नहीं मिला। ये मेरी डिबगिंग में मुझे हेल्प कर सकता है कि हाँ इसका पीछे, इस टोकन का पीछे डाटा नहीं है मेरे पास। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ बैकएंड पे। तो मैं एक और इमेज ले लेता हूँ इधर से, जेसन लिखता हूँ। JSON और इसका यूआरएल इसके रिलेटेड अपडेट कर देता हूँ। और एक इमेज जो मैं इमेज नंबर 2 ले लेता हूँ, उस पर 2 मुझे नज़र आया ताकि मैं तो उधर फिर रेप्लिकेट कर सकूँ। और इसका नेम रख देता हूँ 6.3। ये हमारा मेटा डेटा बन गया। अब इसको मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। रिक्वायर्ड है जैसे ही अपडेट होगा तो मैं इसको उधर एक्सेस कर सकूँगा। 6 ये ओपन सी का टेस्टनेट जो है ये रॉबस्टन वगैरह पे भी काम करेगा या सिर्फ रिंकेबी पे? नहीं, ये रिंके पे भी है, बस रिंके में भी है। इथीरियम के नेटिव जितनी चेन थे इसमें रिंके भी रखी हुई है ओपन सी ने। और उसके अलावा इसके लिए ये जरा यहाँ, तो यहाँ हम डिफरेंट चेंज को टेस्ट कर सकते हैं कि हम नेट कौन सी टेस्ट नेट पर डिप्लॉय की है। तो हम ये पूरी इंफॉर्मेशन गाइडलाइन देता है कि हम किस किस नेटवर्क पे हैं। मुंबई के अगर आपने पॉलीगॉन की टेस्ट नेट पे डिप्लॉय किया तो आप इधर से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से BSC चेन पे नहीं है ओपन सी, किसी चेन पे ये डिप्लॉयड नहीं है। तो यहाँ हम इधर से देख सकते हैं कि मेन नेट पे BSC की पे है भाई, नहीं है ना। इथेरियम है, पॉलीगॉन है और कोई ऑप्शन है BSC पे। ये हमारा सिस्टम अगर अपडेट हो गया तो हमें ये इमेज विजिबल हो जाएगी। अपडेट कर दिया हुआ है लेकिन अभी तक इमेज नहीं आई हमारे पास। जेसन को चेक कर लेते हैं। हाँ, जेसन अवेलेबल है। PNG का फोटो बता रहा है। ये ब्राउजर कैश का इशू ना हो। हमें अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। Enable to fetch image exception, image carried order dot मोरालेस पे सक्सेसफुली हो गया था, मैंने देखा नहीं। हाँ, वो अपडेट हो गया, जेसन अपडेट हो गया, इमेज की अपडेट हो जानी चाहिए। ठीक है,
और इसको ट्राई करें। उस्मान, उधर जेसन में तो नहीं कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर चला गया या कोई ऐसा? अच्छा, मेरे ख्याल में उस्मान इधर तो हम लोग ये लोग R&D हम लोग कर लेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोरालीज के अंदर हम लोगों ने किस तरह डिप्लॉयमेंट करनी है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो कि अगर हम लोगों के पास डायरेक्टली वेब अवेलेबल है, ठीक है, www.our website.com, तो उसके अंदर किस तरीके से उसको किस तरह इंटरेक्ट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी सर्वर? आप कह रहे हैं कि आपने अपनी पर्सनल डोमेन है आपके पास? हाँ, हमारा पर्सनल डोमेन है, उसके अंदर हमारा इमेज रखे हुए हैं, उसमें किस तरह इंटरेक्ट करेंगे? थोड़ा सा ओवरव्यू उसका अगर मिल जाए हमारे को। आपकी पर्सनल होस्टिंग है? एग्जैक्टली। तो वो तो मेरा ख्याल बेस यूआरआई चेंज कर देंगे तो उसे अकॉर्डिंगली तो शायद हो जाए। वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फाइल सर्वर की तरह ही एक्ट करेगा ना। आपने सिंपल मेरे ख्याल से उस लोकेशन पे कॉपी करना है सर। ये मेरे पास मैंने अपना डाटा होस्ट किया हुआ है, तो इसमें अगर मैं मेटा डाटा का डायरेक्टरी देखूं तो इसमें मेरे पास एक मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई है अपने फाइल सर्वर पे जाके, तो मेरी डोमेन जो है वो इसको पॉइंट कर रही है इस डायरेक्टरी को। हो गया darktrace.win, ये मेटा डाटा की इसके अंदर मैंने डायरेक्टरी रखी हुई है, उसमें मेरा ये सारा मेटा डाटा पड़ा हुआ है जो मैंने वो टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय किया था। अभी ये पब्लिकली है, इसको जब मैं एपीआई पे रखूंगा या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा तो ये सारा प्राइवेट हो जाएगा। इस पे भी आपने कोई एपीआई के साथ डेवलप किया है अपनी पर्सनल लिंक के ऊपर, पर्सनल होस्टिंग पे? हाँ, पर्सनल पे मैंने लोकल होस्ट पे एक जेसन सर्वर यूज करके फिर उसको कास्ट किया था। ngrok एक सर्विस है, उसके थ्रू मैंने उसको फायरवॉल को बाईपास करके उसको कास्ट किया था। मैंने उस पर भी किया था, उस पर भी सही आ रहा था, मुझे रिस्पांस सही कर रहा था। अगर हम उसको भी चेक करना चाहें तो उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या नाम है सर्वर का? जेसन सर्वर एक npm पे आप यूज कर सकते हैं, जेसन सर्वर। इसमें अच्छा, आप कोई भी अपनी जेसन फाइल पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से मेरे पास होगा ऑलरेडी, मैं उसका आपको डेमो दिखा भी देता हूँ। भाई ये वही तो नहीं है जिसकी आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी? वो तो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसका एक्चुअल आपका पर्सनलाइज अगर आपको करना हो। ये चीज आपने पहले नहीं की होगी, ये करवा देता हूँ। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये एनएफटी मेटा डाटा के ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरी ये आईडी के थ्रू है। हर एक ऑब्जेक्ट की मैंने एक आईडी दी है और उस ऑब्जेक्ट में पूरा उसका मेटा डाटा है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये एपीआई फॉर्मेट यूआरएल में। है। हाँ बिल्कुल, ताकि एपीआई के हम उसको एक्सेस कर सकें। तो अब मैं इसको करता हूँ। अरे वो जो आपका डेमो था वो एसएसआई नहीं था? आईडी की बेस पे आप जो हाँ, एक वो जेसन ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर से आप जो ऑब्जेक्ट उठाना चाहते हैं आईडी की बेस पे वो रिटर्न कर देता है। हाँ वो एपीआई बेस्ड ही था वो। असल में हमें हाँ, एपीआई जो है वो फ्री वो सर्वर पे मिल जाती थी, सिर्फ उसको हम्म। लिंक अप करना पड़ता था, तो वो एपीआई बेस्ड था। इसमें करता है क्या कि मैं जेसन सर्वर, मेरे पास एक npm की लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है ग्लोबली, तो मैं उसको -w के साथ पास करूँ। तो ये मेरे लोकल होस्ट पे
हो जाएगी शुरू। ये लोकल होस्ट पे इसने मुझे ये जो मेटा डाटा का मेरा जो ऑब्जेक्ट है ग्लोबल एरे है उसको पकड़ के उस पर शेयरिंग शुरू कर दिया। ये सारा अब अगर इसको मैं 1 पास करता हूँ ये एज ए काम करेगा। ठीक है, अब मुझे ये 1 का रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसको 1 पास करूंगा, अगर मैं इसको 2 पास करता हूँ तो ये 2 का रिटर्न करेगा। जो जेसन सर्वर है लोकल, इसमें फिर इमेज आपने कहाँ रखी हुई है? इमेज ये क्या मैंने हाँ इमेज का मैंने इसको एक ग्लोबल सर्वर है मेरे पास ये पड़ा हुआ। अच्छा, वो कहीं और डाला हुआ है। ओके, हाँ ठीक वो है। मेरे पास एक फाइल सर्वर है ताकि मैं उसको एक्सेस कर हाँ, सकता। इमेज तो फाइल सर्वर पे ही रहेगी, सिर्फ जेसन के लिए आपने जो है उसको सर्वर डाल। बिल्कुल एपीआई मैंने। ओके, तो आप इसको लोकली टेस्ट कर सकते हैं ऐसे। इसके लिए एक और सर्विस हम यूज करते हैं। तो मैं क्या देता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि हमारे पास एक सर्विस है ngrok की, अगर किसी ने यूज की हो पहले। ये हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि ये हमारे लोकल होस्ट को एक हमें यूआरएल दे देता है तो कि हम उसको पब्लिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा लोकल होस्ट तो मेरे नेटवर्क पर एक्सेसिबल है ना, कोई लोकली जितने भी मेरे पीसीज हैं, जितने नोड्स हैं मेरी लोकल नेटवर्क में, वो एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर मैं आप में से किसी के साथ शेयर कर दूँ या किसी को फायरवॉल के आउटर साइड पे करना चाहूँ पब्लिक आईपी पे, तो वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ngrok को। ये आपने डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है, इसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, इजी है बिल्कुल। तो मैं इसको रन करता हूँ, अभी इसको कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स में शायद हाँ इसी में पड़ा हुआ ये वेब सर्वर होगा ना, ये तो ngrok जो है। ये ngrok की मेरे पास डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में मैं आ गया हूँ। इसकी exe बाइनरी फाइल है। ये मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास एक exe फाइल पड़ी हुई है। इसको मैं रन कर सकता हूँ इसके थ्रू ngrok.exe। मैं अपनी http पोर्ट को होस्ट करना चाह रहा हूँ और किस पोर्ट पे नंबर पे है मेरा अभी सर्वर चल रहा है 3000 पे चल रहा है। जो मेरा एपीआई सर्वर है वो चल रहा है 3000 पे। तो अब मैं अगर इसको इसमें पास कर दूँ 3000 तो मेरी जो 3000 पोर्ट नंबर है उसको पब्लिकली कर दे, तो ये क्या करेगा, मुझे एक पब्लिक यूआरएल दे देगा जो कहीं भी एक्सेसिबल होगा। अब इसने मुझे ये 3000 को इसको पब्लिकली कर दिया। अब मैं इसका HTTP दोनों मेरे पास आ गए हैं। अब अगर मैं इस लिंक पे जाऊं तो ये मेरा जेसन सर्वर आ गया जो मेरे पास अभी लोकली चल रहा है। अभी मैं इसकी रूट डायरेक्टरी में हूं, तो मेरा डाटा है उसमें जाता हूँ। तो ये जो मेरा मेटा डाटा होगा उसको शो करवाएगा। अभी इसमें इसको मैंने इसको स्पेल किया हुआ NFT मेटा डाटा है जो अभी चल रहा है। ये मेरे पास वही ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं सारे। तो अब मैं अगर इसको आपके साथ भी किसी के साथ शेयर करूं तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरे लोकल होस्ट का आपके पास चल रहा है। ये मैं लिंक शेयर करता हूं चैट में, मुझे वेरीफाई करके बता दीजिए कि क्या ये मेरा एपीआई चल रहा है। तो मैं 1 पास करूं तो ये 1 का रिटर्न करता है। हाँ चल रहा है ये। जब आप इससे अपनी कोई भी लोकल होस्ट की कोई भी पोर्ट है आप उसको पास कर सकते हैं। आपने पोर्ट नंबर बताना है और कौन सी सर्विस है HTTP के लिए, तो आप इसको पास कर सकते हैं। यानी उस्मान ये बिल्कुल अभी लाइव आप कोई डेटा चेंज करें तो ये उसी वहीं से इसने लिंक बनाया हुआ है कि मुझे भी चेंज डेटा इधर नजर आएगा इस यूआरएल पे। बिल्कुल, मैं अभी इसको 1 को चेंज करता हूँ जाके। तो मैं यूआरएल पे कर देता हूँ। ये फाइल मेरी पोस्ट हो रही है तो इसमें मैं यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ उसका। आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंज कर दें, एक दो डॉट्स एक्स्ट्रा लगा दें एंड में, कोई ऐसी चीज कर या चलें जो जो बेहतर समझ। यहाँ कर देता हूँ इसका यूआरएल चेंज कर देता हूँ।
ये जो मैंने अभी मोरालिस का डिप्लाई किया है, तो अभी मैं इसको दोबारा से, अब आप इसको 1 के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि आपके पास अपडेटेड है या नहीं। जी हाँ, अपडेटेड आ रहा है। मोरालेस का आ गया, ठीक। बिल्कुल, ये आपका लाइव सर्वर जैसे चल रहा है, आपने ग्लोब ये किया हुआ है, तो इसके लिए ये कि आपको अपना पीसी रन करना पड़ता है, तो इसलिए ये प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन टेस्टिंग पर्पस के लिए आपने कोई भी, आपके पास अभी नहीं है, मोरालिस भी नहीं चल रहा, या आपके पास वो कोई होस्टिंग नहीं है, आपने कोई खरीदी पब्लिकली, तो ये विजिबल है आपके पास। इस ऑप्शन को आपने मीन के जो हमारे पास लोकल होस्ट में ऑप्शन, जो प्रॉब्लम आती है वो यही प्रॉब्लम आती है कि हम उसको ग्लोबली शेयर नहीं कर सकते लोकल होस्ट को, तो ngrok को आप यूज करके आपकी जो भी पोस्ट हो उसको आप पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको प्रॉपर फिर उसका डैशबोर्ड भी देता है कि आपके सर्वर पे कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही हैं और क्या क्या रिक्वेस्ट आ रही है, ये सारे मुझे बता देगा किस किस सर्वर किस किस आईपी से आ रही है रिक्वेस्ट और क्या क्या बॉडी है उसके डाटा में। अच्छा उस्मान, अगर कोई सर्वर होस्ट करना चाहे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सा अच्छा है इन चीज़ों के लिए? इनके लिए जो बेस्ट है वो यही है कि आप अभी अगर आपने प्रोटेक्शन में लॉन्च करनी है तो फिर तो एपीआई बेस्ट होता है जो ऑथेंटिकेटेड होता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप एक्सप्रेस एपीआई होस्ट करें, इनके रेस्ट एपीआई आप डिप्लॉय कर दें। लेकिन अगर आप अभी न्यू रिकमेंडेशन देखें EIP जो 1155 की आई है, तो उसमें उसने टोटली वो चेंज कर दिया हुआ है, जो मेटा डाटा की रिक्वायरमेंट है। उसमें उसने क्या किया है कि वो ये सिंपल आईडी नहीं रिक्वायर करता, वो कहता है 64 बिट में मुझे हेक्साडेसिमल आईडी को, कोई भी टोकन है ना वो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टोकन उस पर स्टोर हो सके, तो उसमें चेंज कर दिया। तो उसमें जो हम ये आईडी रखते हैं ना अपने टोकन की 1.json 1.2, उसमें आप समझ लें कि हमें 64 बिट का एक हेक्साडेसिमल नंबर इनपुट देना पड़ेगा। ओके ओके, वो मैं समझ गया। एक्चुअली वो मेरा क्वेश्चन था, शायद मैं क्लास में पूछता, लेकिन वो क्लियर हो गया, आपने बता दिया सही। क्योंकि हम लोग तो आईडीज दे रहे थे ना 1 2 3, तो यहाँ पे वो पूरी जो है उसने 64 बिट की स्ट्रिंग ली हुई और एंड पे जो आईडी दी हुई है उसकी। अभी वो उसको रिकमेंड कर रहा है कि आप भी जो आप ERC 1155 का जो स्टैंडर्ड है उसमें वो कह रहा है कि आप जो टोकन की आईडी को ऐड करेंगे वो हेक्साडेसिमल होनी चाहिए, आपका जो मेटा डाटा हो। बड़ा था लेकिन अभी मुझे वो मिल नहीं रहा लिंक, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं। नीचे नीचे जाए, नीचे आ जाएगा वो, मैं भी देख रहा था। ये ना मेटा डाटा में दे स्वामी नीचे जाए, वहाँ रिक्वायरमेंट में आएगा वो। नीचे, हाँ नीचे, यहाँ पे आएगा। और नीचे जाएं, ये एंड लेकिन ये इसमें मैंने पढ़ा था, अभी मेरे पास वो लिंक नहीं आ रहा। इसी में ही है, प्रॉपर थोड़ा ऊपर जाए वो आ जाएगा। वो जो है ना, काफी सारी जीरोज उसके साथ लगी हुई हैं। ये इसमें होगी, तो देख लेते हैं। 2-3 लिंक इकट्ठे देख लेते हैं। ये भी नहीं, तो सारे आर्टिकल हैं। ये रेफरेंस इम्प्लीमेंट बना दिया उसको, ये जैसे स्कीमा आ गया मेरे पास इसमें। वेबसाइट पे देख, तो लेकिन वो अगर मुझे मिला तो मैं उसका शेयर कर दूंगा लिंक दोबारा से।
या किसी और भाई को मिले तो वो शेयर कर दे ग्रुप के साथ। उसमें ये उन्होंने भी लिखा हुआ है तो प्रपोज था किया हुआ 64 हेक्साडेसिमल का कुछ। नहीं, वो पूरी एक एग्जांपल दी हुई थी उन्होंने प्रॉपर। मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिला मैं शेयर करता प्रॉपर हूँ। एक, हाँ वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जिस भाई को भी मिले। वो एक इम्प्लीमेंटेशन अभी न्यू प्रपोज हुई है, तो वो ERC 1155 के लिए। उसमें आपको हेक्साडेसिमल, यहाँ जहाँ हम 1 पास करते हैं वहाँ 64 जीरोस होते हैं और लास्ट पे हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब पीछे रहता है वो दूसरा पर्सनल होस्टिंग वाला, जो हम भाई कह रहे थे कि अपने डोमेन हो और उस डोमेन के हम फाइल सर्वर पे जाके कैसे, तो वो तो मे बी कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कह दे तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो तो इजी है, खैर इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो सिंपल प्रोसेस है। इन बाकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप के लिए इसको तो IPFS नहीं है ये? जो है ना IPFS, वो उनके लिए है कि जो इन फ्यूचर उनका डेवलपमेंट प्लान नहीं है कोई उस पर, तो वो मेटा डाटा को एक दफा डिप्लॉय कर देते हैं टोकन URI को। अच्छा, ये मैंने चैट में शेयर कर दिया है, वो जो है ना उनका न्यू प्रोसीजर। उसके IPFS पे यही है कि आपको डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में आप अपना डाटा रख लें, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना वो प्रेफर कर रहे हैं जो कंटिन्यू प्रोजेक्ट, जैसे मून कैट्स का है या और ये एक दो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो अपना पर्सनल होस्टिंग रखते हैं अपने पास सारा, ताकि उस पर अपडेट, उस पर एसेसरीज, कोई भी एसेसरी इन फ्यूचर आती है तो वो उस पर सब कुछ रख सकते हैं। तो बट वो अपनी चॉइस होती है। आपने लेकिन जब ये डिसेंट्रलाइज मतलब अगर मेरी आप fully पर्सनल system होगी बना रहे या हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, तो मैं अगर कोई NFT परचेज करता हूँ, बाद में उसे कोई अपनी मर्जी से चेंज कर दे, फिर इस कंडीशन में क्या होगा? लेकिन ये तो डेवलपर की चॉइस होती है ना, कि आपने अभी बाय किया है तो वो क्या करता है कि अपने टोकन URI को चेंज कर देता है, बाद में सेंट्रल सर्वर पे ले आता है। अभी आपने डिसेंट्रलाइज था, वो बाद में सेंट्रल सर्वर पे ले आता है। ये तो डेवलपर की मर्जी है। अगर तो वो कहता है मैं फुली डिसेंट्रलाइज रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एक तो वो अब मेटा डेटा IPFS पे लगाएगा, और दूसरा अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसने कोई ऐसा फंक्शन नहीं रखा होगा कि जिससे वो टोकन URI को दोबारा जो बेस URI है उसको चेंज कर सके। अगर तो उसने रखा है तो मीन उसने इसीलिए रखा है कि इन फ्यूचर उसे कहीं चेंज करना पड़ता है बेस URI, तो वो उसको चेंज कर सके। बेस URI चेंज हो गया तो सारा कंटेंट और उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका एट्रीब्यूट सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि OpenSea ने जो भी चेंज करना है वो जो भी प्रेजेंट करना है वो बेस URI की बेस पे करना है। जी ठीक हो गया। जो आपने पीछे मेटा डेटा, ये डेवलपर की चॉइस होती है और प्रोजेक्ट की, कि आपका प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अच्छा उस्मान, एक चीज जिस तरह आपने अभी हमें OpenSea का बता दिया मार्केट प्लेस, आपने और मार्केट प्लेसेस से भी कुछ इंटरेक्शन किया है, और अगर किया है तो वो कितना यानी जैसे रेयरेबल है, मिंटेबल है, या कोई इस तरह की और, तो आपने उनमें से किसी को देखा है, और अगर देखा है तो उनमें क्या प्रोसेस फर्क है या सिमिलर है या किस तरह? अहमद भाई अभी इतना तो नहीं मैंने देखा, लेकिन चलें इन फ्यूचर हम देख लेते हैं उसको, अभी लाइव एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या है ये हमारे। अब लेकिन उसका ये है कि रिसर्च करना पड़ती है कि उसका टेस्ट नेट किस पे है, उसका URL कौन सा है, ताकि हम उस अपनी चेन का डाटा, जिस चेन पे हम डाटा व्यू करना चाह रहे हैं, फ्रंट एंड जो हमारा टैब है वो उसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मेन नेट का तो देखा है, रेडिएबल का, उसके अलावा निफ्टी गेटवे है और एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखता हुआ है। हर एक का एक अपना यूनिक प्रोसेस है। OpenSea जो जी है जी। वो एक कर्नल है, तो कुछ ऑप्शंस का ज्यादा उन पे होता है। निफ्टी गेटवे है, उसके अलावा फिर रेडिएबल है, उसका भी OpenSea से मिलता जुलता है। नहीं अब ठीक है, जो बस न्यू मैं तो आ रहे वैसे ही हैं पूछ रहा था। बाकी अब ये मेरा ख्याल है अच्छा एक सेशन हो गया, हमें एक गाइडलाइन और एक आउटलाइन मिल गई है, तो बाकी इंशाल्लाह हम इस काबिल हो गए हैं कि आप खुद भी देख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी आपसे पूछेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, फिर इंशाल्लाह कर जी जी सकते हैं। बिल्कुल। अब बिल्कुल, ये इसमें एक और बहुत एक्सीलेंट अप्रोच थी आज जो आपने सेशन अरेंज किया है। इसमें OpenSea के साथ इंटीग्रेशन, मतलब ये कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि बेसिकली ERC 721 है क्या और किस तरीके से यूजफुल है, और इमेज किस बिल्कुल। तरीके से अपलोड आप अपने साइट पे या डिफरेंट सर्वर पे किस तरह कर सकते हैं।
आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और आई सजेस्ट के कोई इसमें कोई और बीड़ा उठाए और ERC 1115 को भी इसी तरीके से एक्सप्लोर करे और इम्प्लीमेंट करे, मोरालीज का सर्वर यूज करते हुए या कोई और हम लोग ओपन सी को यूज करें। ओपन सी में भी 1115 है, और अगर कोई ऐसा यूज केस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं तो जिससे हमारे और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों में से कोई एक अगर कोई बीड़ा उठा ले, एक हफ्ते के अंदर कोई ERC 1115 को एक्सप्लोर करके इसी तरीके से प्रेजेंट कर सके। चलो वो भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक में, ज़रूर करेंगे उसको। मैं अभी उस पर भी मूव ऑन कर रहा था, अभी उसकी तरफ रिसर्च चालू है, तो इंशाल्लाह जैसे ही हो जाता है रेडी हो जाएगा मेरा जो कॉन्सेप्चुअली अगर मैं रेडी हो जाता हूँ तो मैं प्रपोज कर दूंगा कि मुझे वही प्रेजेंट करना है। बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट यार, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों को कॉन्सेप्ट जितने भी थे क्लियर कर दिए, और किस तरीके से अपलोड होता है, ये किस भी तरीके से URL है कि मोस्टली क्या होता है कि आप जब मेटा डाटा को अपडेट करते हैं या आपने टोकन को लिस्ट कर दिया, उसका मेटा डाटा भी लगा दिया, लेकिन कुछ भी आपके पास आ नहीं रहा। ओपन सी पे ये बहुत प्रॉब्लम आती है, एक दो दिन तक मेटा डाटा नहीं आता, पीछे से हम मेटा डाटा को डिलीट कर देते हैं, न्यू इम्प्लीमेंट कर देते हैं, या फिर हम जाके इधर फैच पे करते रहते हैं कि मेटा डाटा को रिफ्रेश करें। तो इसमें ओपन सी का एक ये फीचर भी है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टोकन की जो ID है वो उसको फोर्स अपडेट पे ट्रू कर दे कि इसको अपडेट करे, इसको मेटा डाटा को। ये इसका ये भी URL है, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ कि यहाँ आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा एड्रेस, उसके बाद टोकन की ID आएगी कोई भी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको, यही कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं पेस्ट करता हूँ, तो इसका फ्रंट एंड का जो ये में भी वो शो करवाता है मुझे। अगर मैंने मेटा डाटा चेंज किया है तो ये सारा उसका ऑब्जेक्ट जो फ्रंट एंड पे आ रहा होता है, ये सारी इमेजेस हैं जो इसके फ्रंट एंड पे यूज हो रही हैं, जो हमारे प्रोफाइलिंग में जो भी उसकी प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड इमेज होगी, ये सारा वो कहाँ से फैचिंग कर रहा है। तो फिर ये टोकन का इंडिविजुअल डाटा आता है, ये भी एक जेसन ऑब्जेक्ट है जो फ्रंट एंड सारा उसका फैच करता है ओपन सी का। तो इसमें अगर आप ये कॉल कर देते हैं फोर्स अपडेट ट्रू, तो वो समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका मेटा डाटा आपका नहीं पिक कर रही होती है ओपन सी, तो वो पिक कर जाती है। तो ये URL भी आप ट्राई करें किया करें जब आपका मेन पे आपको विजिबल नहीं हो रहा आपका मेटा डाटा, और आपके टोकन का जो NFT की पिक्चर है वो नहीं आ रही ओपन सी पे, लेकिन वो ट्रू दे रहा है पीछे इस URL में आपको रिटर्न ट्रू करवा रहा है, तो आप वो फोर्स अपडेट का भी उसको कॉल कर सकते हैं, मे बी कि वो जल्दी अपडेट कर दे उसको। अगर यहाँ आपका सब कुछ ओके आ रहा है, यानी कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है जेसन, लेकिन फिर भी आपके पास सम टाइम क्या होता है कि ये शो नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए उसको फोर्स कर सकते हैं आप अपडेट के लिए। वैसे अब नहीं लिया, ये मेरी इमेज का इशू हो, हम दोबारा ट्राई कर देते हैं। टोकन योर टाइम आउट एक्सेप्शन, ये एरर अब पता नहीं क्यों दे रहा है। जेसन तो हमारा विजिबल है, बाद में अपडेट किए थे ना इमेज, अभी रीजन नहीं शो हो रही इमेज, तो ये सर्वर ही नहीं रिटर्न कर रहा। जेसन तो वो फैच कर रहा है हमारा टोकन URI, लेकिन इमेज नहीं आ रही, तो इसलिए हमें ये भी एरर दे रहा है, डिबगिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये URL भी मैं चेंज कर देता हूँ जो फोर्स अपडेट का है। आई गेस थोड़ा बहुत हमें जो फ्री सर्विसेज हैं उनकी इस तरह की चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, जारी बात है कि वो एक उनका इतना बहुत है कि हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये भी अच्छी बात है कि हम यूज करने में भी उनको बातें सुनते हैं। तो लेकिन चले हम डिफरेंट तो उस चीज़ पे टेस्ट कर सकते हैं अपनी जो सर्वर्स हैं, और चेक कर सकते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट में कहीं इशू आया। लेकिन हमें ये है कि इसका ये जो टूल था ना, इसी से मैंने इसको ट्रैकिंग की कि क्या मेरे पास क्यों नहीं आता मेटा डाटा। तो फिर ये मुझे ये इसका इंटरनल API जब मिला तो इससे मैं ट्रैकिंग, ये मेरे लिए इजी हो गई कि अब ये इशू आ रहा है मुझे बैकएंड पे।
कि मेरा मेटा डाटा यहाँ तक तो एक्सेसिबल है ओपनसी के लिए, क्योंकि जब मेरे पास खाली सिंपल ये इंटरफेस होता था और ये इमेजेस होती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि अब मैं क्या करूँ। पीछे से मेरा सब ओके है, यूआरएल सब वर्किंग कर रहे हैं, मैं अपने पीसी पे ट्राई करूँ लेकिन ओपनसी नहीं उठा रही। तो फिर जब ये वो एपीआई को चेक किया तो फिर इसके थ्रू मुझे वो एक डिबगिंग में हेल्प बहुत मिली। बिल्कुल 2-3 स्टेप्स है ना, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा स्टेप ठीक चल रहा है कौन सा नहीं। यहाँ आके ये अंदाजा हो रहा है कि हाँ ठीक है, वो इमेज वहां से मोरालेस से नहीं मिल रहा है अभी, तो वो हाँ। चलें एटलीस्ट ये पता चल गया। यू राइट। इसके अलावा अगर चलें, हाँ मेरा ख्याल है कोई अगर क्वेश्चन है उस्मान को, वैसे तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छे तरीके से कवर किया क्वेश्चंस। बीच में 2-3 तो ऐसी जगह थी जो क्वेश्चन मुझे आ रहा था वो आप साथ साथ माशाल्लाह उसका जवाब दे देते थे, और जो हमारे जहन में आते रहे वो आप बताते भी रहे, जवाब भी देते रहे। तो वैसे तो मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, वरना बस अब थोड़ा लेट भी हो रहा है। और शुक्रिया के साथ हम फिर उस्मान से इजाज़त लेते हैं। कोई और भाई ऐड जी करना बिल्कुल, चाहें? काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल में 1.5 घंटे से ज्यादा हम लोगों ने सेशन कर लिया है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक को इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच उस्मान। बिल्कुल नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि कुछ Web3 का इसमें ऐड करें कि हम फ्रंट एंड को कैसे एक मिंट का फंक्शन के साथ कॉल कर सकें, अपना जो पर्सनल लोकल सर्वर पे उसको रिएक्ट के सर्वर पे डिप्लॉय करके। अगर किसी को एक्सपीरियंस है पहले जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का तो वो भाई आ जाए तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन मैं उसको समझ सकता हूँ, उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कोड को पढ़ के। लेकिन वो एक प्रॉपर जो होता है ना कि वो फ्लो बना होता है उसमें उतना नहीं है, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा उसको। नेक्स्ट मेरा जो प्लान है वो एक मैं सोच रहा हूँ कि मोस्टली जब हम कोई भी जितने भी ये प्रॉपर कोर्सेज करवाते हैं वो एक सीरीज रखते हैं DF30 की, कि जिसमें हमने 13 डिफरेंट DApps बनाने होते हैं, उनका कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उनकी टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और उनका फ्रंट एंड। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम वीकली एक DApp को ज़रूर कवर करें। वोटिंग का हो गया, ट्विटर का हो गया, सोशल मीडिया का, कोई भी यूट्यूब का क्लोन बनाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो ये इस तरह की जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प आएगी इसमें Web3 को भी समझने में, फ्रंट एंड को भी समझने में और बैक एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। बिल्कुल, अच्छा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू यार उस्मान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी एवरीवन। थैंक यू, चलिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।